नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी वो हमने मगध के उत्कर्ष को देखा और ये देखा कि किस तरह मगध के उत्कर्ष ने उत्तर भारत, विशेषकर मध्य उत्तर भारत को राजनीतिक एकीकरण प्रदान किया और कहीं न कहीं यहाँ से भारत में एक साम्राज्यवाद का विस्तार प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी चीज इसकी थी कि इसने एक राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। हम देखते हैं कि इसी कालखंड के दौरान भारत पे कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। अगर हम इन विदेशी आक्रमणों की चर्चा करें या इनके बारे में देखें तो हमें ये ज्ञात होता है कि जो प्रथम आक्रमण होता है वह ईरानियों का होता है और जो दूसरा आक्रमण होता है वो यूनानियों का होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस पूरे क्षेत्र की जिधर से ये आक्रमण होते हैं तो वो मूलतः भारत के मैप में अगर इसको हम देखने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का ये वाला हिस्सा था, यहाँ तो मगध के उत्कर्ष ने इसको एक एकीकरण प्रदान किया था। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को एक एकीकरण जो है प्रदान किया था। लेकिन ये जो पश्चिमोत्तर भाग था, यहाँ पे राजनीतिक जो है हमको राजनीतिक विखंडन हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे छोटे छोटे जो राज्य थे, मुख्यतः गांधार, कंबोज और मद्र, ये छोटे छोटे राज्य थे जिनमें आपसी वैमनस्य जो था और आपस में ये लड़ते झगड़ते थे। राजनीतिक एकता के अभाव के कारण यह क्षेत्र जो है आक्रमणकारियों के लिए एक बहुत बड़ा जो है केंद्र बना, क्योंकि इधर से जब राजनीतिक एकीकरण नहीं होगा तो फिर बड़े आसानी से कोई भी विदेशी हम पर आक्रमण करेगा। और हम ये देखते हैं कि भारत तो हर ओर से सुरक्षित है, इधर समुद्र है, इधर हिमालय पर्वत है, लेकिन इधर से ही जो है आक्रमण जो है वो होते हैं। और जो इसकी शुरुआत मानी जाती है भारत पे, अगर प्राचीन भारत के प्रथम आक्रमण को देखें तो सबसे पहले जो आक्रमण होता है वह ईरानियों का आक्रमण होता है और विशेष करके ईरान में जो हखामनी साम्राज्य है उसके द्वारा जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग के कुछ हिस्सों को टेक ओवर किया जाता है। तो आक्रमण के पीछे जो मूल कारण था वो राजनीतिक एकता शक्ति का अभाव था। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था, क्योंकि कोई ऐसा यहाँ पे राजा नहीं था जो यहाँ के क्षेत्रों को विजित करके उनका एकीकरण कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो आक्रमण का कुछ कारण था ही, साथ ही साथ कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी और विद्रोही लोग थे जिनको हम आगे देखेंगे, उनकी वजह से भी भारत पे अनेकों आक्रमण होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उन विदेशी आक्रमणकारियों को प्रश्रय दिया, उनकी मदद की। तो इस तरह से कुछ देशद्रोही लोगों की वजह से भी भारत पे आक्रमण जो है हुआ। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं ईरान के आक्रमण की और बाद में इस पर चर्चा करेंगे हम मैसिडोनिया के आक्रमण की। तो ईरानी आक्रमण जो है वो सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। अगर हम देखें ईरान के क्षेत्र को तो यहाँ पे एक जो है साम्राज्य स्थापित होता है, हखामनी साम्राज्य। ठीक है ना, इसकी जो स्थापना करने वाला होता है वो होता है कुरूश या साइरस प्रथम। ठीक है ना, इसने जो है फारसी साम्राज्य का यह प्रथम शासक था और इसने जो है एक साम्राज्य की नींव डाली जिसे हखामनी साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो था एक सामान्य सा राजा था, लेकिन वास्तव में इस वंश को आगे बढ़ाने का काम और इसको विस्तार देने का काम साइरस द्वितीय ने किया, जो कि 559 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया। ठीक है ना,
इसने अनेक सफल अभियानों के द्वारा शासन को सुदृढ़ किया और इसे ही इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, कहा गया कि इसने भारत के क्षेत्रों पर सर्वप्रथम असफल आक्रमण करने का प्रयास किया। इसने आक्रमण तो करने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं होता है। ठीक है, पहली सफलता मिलती है भारत पे, अगर आक्रमण की बात करें तो पहली सफलता मिलती है दारा प्रथम को, जिसे हम डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये जो है लगभग इसका जो शासनकाल की बात करें तो ये 522 से 486 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है ना, इसने जो है भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है ना, और इसने क्या किया कि इसका जो सेनापति था, ठीक है ना, वह जिसका नाम साइलेक्स था, उसके नेतृत्व में कुछ लोगों का दल था जो सिंधु नदी की ओर से जो है मकराना तटों तथा अरब सागर के तटों का पता लगाया। ठीक है, और इस तरह से पता लगाने के बाद जो है इसने आक्रमण को किया और उसमें उसने सफलता प्राप्त की। ठीक है, दारा प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया और जो उसका गांधार क्षेत्र था, भारत का जो गांधार क्षेत्र था, ठीक है ना, हमने देखा है गांधार को महाजनपद काल में एक प्रमुख जो है जनपद था। ठीक है, तो गांधार क्षेत्र को जो है इसने आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, इसकी जो पुष्टि होती है वह हेरोडोटस के, जिसको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, एक प्रमुख इतिहासकार हेरोडोटस उस काल का था, उसके द्वारा इसकी स्वीकारोक्ति की जाती है कि यह जो 20वां प्रांत था उसका, मतलब किसका, दारा जो है प्रथम का या डेरियस प्रथम का जो साम्राज्य था, उसका जो 20वां प्रांत था वह जो है गांधार था और यह सबसे समृद्धशाली प्रांत था। ठीक है ना, तो इससे ये पता चलता है कि दारा प्रथम ने जो है भारत के गांधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दारा प्रथम जो है वह भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने में सफल होता है और गांधार को वह अपने ईरानी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो है वो स्तंभ लेख या जो है कुछ ऐसे स्तंभ लेख हैं, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिनके द्वारा इसकी पुष्टि होती है। इनमें जो प्रथम है वह है बेहिस्तून का जो है अभिलेख, दूसरा है पर्सिपोलिस का अभिलेख जिसके द्वारा दारा प्रथम के भारत पर आक्रमण की पुष्टि होती है। ठीक है ना, इसके अलावा सबसे प्रमुख रूप से नक्श ए रुस्तम है जिसके द्वारा इन तीनों अभिलेखों के द्वारा जो है वह पुष्टि होती है और इस बात का पता चलता है कि जो सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे वह जो उन पर दारा प्रथम या डेरियस प्रथम का अधिकार था। ठीक है ना, अब जो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था छायरस नाम से जाना जाता है और उसका नाम जरक्सीज भी था, वह लगभग 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक शासन करता है और वह भी गांधार पर अपना नेतृत्व या गांधार को अपने वर्चस्व में बनाए रखता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका गांधार पर अपने नियंत्रण में था, उस समय जो है गांधार इसके नियंत्रण में था। ठीक है, और इसने एक खास काम किया था कि जो अपनी सेना थी उसमें भी भारतीयों को जो है शामिल किया था। ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि गांधार को अपने नियंत्रण में बनाए रखा, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित रखा और अपनी सेना में भारतीयों को भी शामिल किया था। ठीक है, तो ये चूंकि छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वह होता है दारा तृतीय। हालांकि इस कालखंड के बीच में 465 ईसा पूर्व से जो आगे का कालखंड था लगभग 360, इसमें अनेक छोटे छोटे शासक आए जिन्होंने
इस साम्राज्य की स्थिति को बनाए रखा। लेकिन इस वंश का या हखामनी वंश का जो अंतिम शासक था वह दारा तृतीय था, जो लगभग 360 से 330 ईसा पूर्व तक शासनकाल उसका होता है। दारा तृतीय को जो एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास में, अरवेला का युद्ध, जिसमें सिकंदर उसको हरा करके हखामनी साम्राज्य का अंत कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकंदर के द्वारा दारा तृतीय को हरा दिया जाता है और इस प्रकार एक हखामनी साम्राज्य का जो है अंत हो जाता है। और हखामनी साम्राज्य जो कि ईरान का एक महत्वपूर्ण शासन, एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, एक विशेष शासक वर्ग के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार दारा तृतीय जो है वह अंतिम शासक होता है और हखामनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये जो है आंशिक रूप से ही भारत के मतलब उत्तर पश्चिमी भाग पर ही इस साम्राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है भारत पर इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। ठीक है, उन प्रभावों की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि अरमाइक लिपि जो कि ईरान की लिपि थी, उससे खरोष्ठी लिपि जो है इसका विकास होता है और अशोक के शिलालेखों में इस लिपि का जो है हमको प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, हम देखते हैं कि उस समय भारत में जो है आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है ना, तो आहत सिक्कों का प्रचलन था और चूंकि ईरान में जो है कुछ विशेष तरह की मुद्राएं थी जिनको हम डेरिक और सिगलोई मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो जो डेरिक मुद्रा थी वह स्वर्ण मुद्रा थी और सिगलोई मुद्रा जो थी वह चांदी की मुद्रा थी। इन मुद्राओं का प्रभाव जो उस समय भारत में आहत सिक्के प्रचलित थे उन पर भी अवश्य पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि छत्र प्रणाली का भी प्रभाव जो है वह भारत के प्रशासन में पड़ता हुआ दिखाई देता है। एक और चीज आती है कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसा माना, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उसमें भी ईरानी कला का कुछ न कुछ प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी जो है वह भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण जो कि ईरानी आक्रमण के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। यह थी उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसका उचित स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम मैसिडोनिया के आक्रमण पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं हखामनी साम्राज्य या ईरान के आक्रमण के बाद जो दूसरा प्रमुख आक्रमण होता है भारत पे, वो है सिकंदर का आक्रमण। ठीक है ना, सिकंदर जो है यह इसको इतिहास में एक महान विजेता कहा जाता है और ऐसा विवरण मिलता है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसे सिकंदर महान भी कहा जाता है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इसकी महानता को विवादास्पद रूप देती हैं, लेकिन ओवरऑल हम ये देखते हैं कि सिकंदर जो था एक महान विजेता था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से सिकंदर का भारत पे आक्रमण होता है। जैसा कि हम मैप के माध्यम से समझें तो अभी भी हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अभी हमने देखा पिछले उस पे पॉइंट पे जब हम ईरान के आक्रमण को देख रहे थे, तो इधर से ही, चूंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि इधर से ही भारत में एंट्री मिल सकती है। बाकी जो चीजें हैं जैसे ऊपर हिमालय है, नीचे समुद्र है, ठीक है, तो इधर से कोई भी आक्रमण की पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा कुछ भारत में ऐसे देशद्रोही और भ्रष्टाचारी लोग थे जिनके द्वारा भारत में बाहरी आक्रमण को प्रश्रय मिला। ठीक है, तो हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सिकंदर के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इतिहासकार हैं हेमचंद राय चौधरी, उन्होंने ये बताया था कि इधर लगभग जो है 28 छोटे छोटे प्रांत थे और वो आपस में स्वतंत्र थे। तो स्वतंत्रता का मतलब ये था कि वो आपस में लड़ते झगड़ते थे और यहाँ पे केंद्रीकृत सत्ता का हमेशा अभाव रहा, जिसके कारण
यहाँ पे आक्रमण पॉसिबल हुए, संभव हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो है फिलिप का पुत्र था, जो कि मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है ना, इसको मकदूनिया हिंदी में मतलब सामान्य भाषा में, और मैसिडोनिया नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है, वहां का शासक था। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शासक था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक छोटा सा क्षत्रप था। ठीक है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पे बैठता है। ठीक है, सिकंदर जो है उस समय के सबसे महान दार्शनिकों में से एक अरस्तु का शिष्य था, और इन्हीं के सानिध्य में आकर कहीं ना कहीं इसके दिमाग में विश्व विजेता का एक ख्याल आता है, और इसमें बहुत हद तक उसने इस चीज को पूरा भी किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो है सिकंदर जो है यह आगे बढ़ता है और विश्व विजेता बनने के क्रम में, और वह एशिया माइनर, ठीक है ना, तुर्की, ईरान, इराक, और हमने अभी देखा कि दारा तृतीय को हरा करके वह ईरान पे भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इसे अभिलेखों में, या जो उस काल के जो किताबें हैं उन विद्वानों के द्वारा लिखी गई, जो कि सिकंदर के काल के विद्वान हैं, वह अपनी पुस्तकों में इसे ईरान का सम्राट भी कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ईरान पे विजय प्राप्त करता है, और लगभग 326 ईसा पूर्व यह भारत पर आक्रमण करता है। और जब ये भारत पे आक्रमण करता है तो इस क्षेत्र में तो राजनीतिक स्थिरीकरण था नहीं, या राजनीतिक स्थिरीकरण था नहीं, लेकिन इधर जो क्षेत्र था, जो कि मध्य भारत को देखें या मध्य उत्तरी भारत जिसको हम कह सकते हैं, वहां पे एक प्रमुख शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य हमको दिखाई पड़ता है। यानी कि जो घनानंद था उसी के काल में सिकंदर का आक्रमण जो है वह भारत पे होता है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत राजनीतिक रूप से विखंडित था, और लगभग यहाँ पे 28 स्वतंत्र राज्य थे, जैसे कि चर्चा हमने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यह जो है सिंधु नदी को पार करते हुए हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। और जैसा कि हमने बताया कि देशद्रोही और भ्रष्टाचारी शुरू से ऐसे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन विदेशियों का साथ दे करके भारत पर उनको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। इसी क्रम में एक बहुत महान देशद्रोही जिसे कि आम्भी के नाम से प्रसिद्ध था, जो कि तक्षशिला का शासक भी था, वहां सिकंदर आता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह उससे युद्ध करके उसे पराजित करता है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आम्भी जो है वह सिकंदर का भरपूर सहयोग करता है, और इस प्रकार सिकंदर जो है वह भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब यहां पे तो एक देशद्रोही के रूप में हमको आम्भी दिखाई देता है, और यहीं पे एक गणराज्य मिलता है जिसको हम अश्वक गणराज्य के रूप में जानते हैं, और जिसकी राजधानी जो थी वो मशक थी। अब यहाँ के लोगों को देखिए, यहाँ के लोग जो है वो सिकंदर का जबरदस्त प्रतिरोध करते हैं, और ये देखते हैं कि सिकंदर जो है वहां के सारे पुरुषों को मार डालता है, सेना को समाप्त कर देता है। ऐसा विवरण मिलता है कि वहां की जो स्त्रियां थी वह शस्त्र उठा करके लड़ाई लड़ती हैं और सिकंदर को बुरी तरह से घायल करती हैं, और इसके बाद सिकंदर क्रोधित होकर के उन सारी स्त्रियों को मार डालता है या मरवा देता है। ठीक है, तो एक इस प्रकार ये देखते हैं कि एक महान शासक के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। आप भी अगर एक सामान्य बुद्धि विवेक से सोच सकते हैं कि स्त्रियों पर ये जो है उनकी हत्या करके एक अपनी महानता को साबित करते हैं, ऐसे महान शासक सिकंदर है। ठीक है, तो फिलहाल जो है इनको आप जानते रहिए। ठीक है, क्योंकि एक फैक्ट के रूप में ये है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रतिरोध किया, वहां की स्त्रियों ने शस्त्र लेकर के इससे युद्ध किया, तथा वहां की स्त्रियों को इसने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ता है सिकंदर, और झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वहां पे इसका जो सामना होता है वो पुरु या पोरस से होता है। और इतिहास में ये जो युद्ध है यह जो है
हाइडेस्पीज के युद्ध से भी नाम से भी जाना जाता है, और झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि पोरस ने बड़े जबरदस्त तरीके से सिकंदर का प्रतिरोध किया। ऐसा कुछ विद्वानों का विवरण मिलता है कि हस्ती सेना जो थी वह जो है आगे चल रही थी, और सिकंदर चूंकि घुड़सवारों को लेकर के इसने उस सेना पे अटैक किया और हाथी जो है वो घबरा गए। कुछ विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि वह क्षेत्र जो है बारिश के कारण दलदली क्षेत्र हो गया था, जिसके कारण जो है चूंकि हिंदुस्तानी जो धनुर्धर होते थे उनकी धनुष काफी लंबी होती थी, और वो धनुष को मिट्टी में टिका करके उससे निशाना साधते थे। ठीक है, तो निशाना साधते थे, चूंकि जमीन दलदली थी इसलिए बेहतर निशाना नहीं लग पाया। फिलहाल जो भी कारण था, लेकिन जबरदस्त तरीके से पोरस ने इसका प्रतिरोध किया और पोरस अंत में युद्ध हार जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब पोरस को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तो पोरस ने कहा, सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा के साथ करता है। लोग कहते हैं कि सिकंदर इससे काफी संतुष्ट होता है और उसका सारा विजित प्रदेश जो है उसको लौटा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकंदर ने जो है वो झेलम के युद्ध में भी विजय प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद सिकंदर आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है ना। अब देखिए, झेलम नदी के बाद ये ब्यास नदी, और इसको पार करके वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी सेना उसका साथ नहीं देती है। इसके पीछे कई तर्क हैं, और सबसे बड़ा तर्क ये है कि यहां एक बहुत विशाल साम्राज्य जो कि मगध साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है, वहां इसका सामना होता। ठीक है, तो इस वजह से कुछ सेना भी इसकी भयभीत थी, और काफी समय से ये बाहर से आया हुआ था, और भारत की परिस्थितियां भी वैसी नहीं थी, जैसे कि जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है तो वैसी परिस्थितियां भी नहीं थी। तो इस वजह से इसकी सेना में जो है एक आपसी जो है अंतरकलह हो जाता है, और इसकी सेना इसका साथ देने से इनकार कर देती है। अब सिकंदर होता क्या है कि यहां से रिटर्न हो जाता है, वापस जाने की सोचता है। ठीक है ना। अब इसके बाद सिकंदर जो है आगे बढ़ता है और लौटने का प्लानिंग शुरू करता है। ठीक है, आगे जो है एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि मगध साम्राज्य की वजह से भी शायद सेना की हिम्मत जो है वो छूट गई होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि सिकंदर जो है लगभग 19 महीने तक जो है वो भारत में रहता है। ठीक है, और अपने जो है विजित प्रदेशों को फिलिप नाम के गवर्नर के अधीन या क्षत्रप के अधीन उसको सौंप करके और स्थल मार्ग से वह लौटता है। अब देखिए, एक और बात है, जब ये लौटता है तब भी इसे बहुत बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, और ऐसा बताया गया है कि कठ और क्षुद्रक ये बड़े कुशल निशानेबाज होते थे। ये जो जनजातीय लोग थे या छोटे छोटे गणराज्यों के ये लोग थे जो बड़े कुशल निशानेबाज होते हैं। बताया जाता है कि इन्हीं कठों और क्षुद्रकों की लड़ाई में शायद सिकंदर के पसली में एक ऐसा तीर लगता है जिसकी वजह से अंत में जाकर के मैसिडोनिया में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक जबरदस्त प्रतिरोध यहां हमको दिखाई पड़ता है सिकंदर। इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। यहां पे एक अगाल सोई नामक एक कबीला का उल्लेख यहां मिलता है। यह कबीला जो है जब सिकंदर लौटते समय ये जो कबीला है इस पे भी आक्रमण करता है, और यहां के लोग अपने पूरे कबीले को जला करके नष्ट कर देते हैं, पूरे कबीले को जला करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि बड़ी जो है जबरदस्त जो है देशभक्ति हमको यहां दिखाई देती है, और हमें आम्भी का देशद्रोह भी दिखाई देता है। तो वहीं हमको अश्मक और यहाँ जो कबीला है अगाल सोई नामक कबीले की देशभक्ति भी हमको यहां दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जो है सिकंदर जो है वह जो है लगभग जो है 323 ईसा पूर्व में वह बेबीलोन पहुंचता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसके कुछ कार्यों की बात करें तो इसने जो है निकैया तथा बौकेफला नामक जो है नगरों को बसाया। ऐसा कुछ उसके साथ के जो विद्वान आए थे वो उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि
सिकंदर ने नगरों को बसाना शुरू किया। उनको ये नहीं पता था कि भारत में उसके आक्रमण से बहुत से पहले जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े विकसित नगर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वहां के इतिहासकारों का एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसने जो है निकैया और बहुकेफला नामक जो है दो प्रमुख नगर उसने बसाए। ठीक है, ये जो बहुकेफला नामक नगर था वह उसके प्रिय घोड़े के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये जो था वो सिकंदर का जो है एक छोटा सा प्रभाव था भारत पे। कुछ विद्वानों का तो यहां तक मानना है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह भारत से चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी सिकंदर के बारे में। इसके बाद अगर उसके प्रभाव की बात करें तो इसके साथ जो है कुछ विद्वान लेखक आते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में नियार्कस, ठीक है ना, नियार्कस और ऑनेसिक्रिटस, ये इंपॉर्टेंट है, और अरिस्टोबुलस, ये भी काफी महत्वपूर्ण जो है, ये तीन जो है काफी महत्वपूर्ण विद्वान हैं या लेखक हैं जो इस काल में आते हैं। ये महत्वपूर्ण विचारक भी थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है सिकंदर के आने से, वह जो है अनेक मार्ग मिलते हैं भारत आने के, जिससे व्यापार वाणिज्य को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। बाद के कालों में ये जो मार्ग हैं वो व्यापार वाणिज्य को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पे इसके शासन में कुछ विशेषताएं भी भारत ग्रहण करता है, जिसमें छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली थी। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा मान जाता है कि जो दीनार मुद्रा थी उसका कहीं ना कहीं जो प्रचलन था वो सिकंदर के ही प्रभाव से संभव हो सका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि गांधार कला जो है उस पे भी जो है कहीं ना कहीं यूनानी प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। तो ये थी सिकंदर के बारे में एक जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण थे। ठीक है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विदेशी आक्रमणों के द्वारा भारत के आंशिक हिस्सों पर ही जो है उस पे जो है प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो दूरगामी परिणाम थे या दूरगामी प्रभाव भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महत्वपूर्ण सुझाव अपने कमेंट के माध्यम से प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम जो है बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।